नाज़रीन, इसराइल और ईरान का तनाज़ा जो है उससे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। फ़लस्तीन में इसराइल के मुज़ालिम ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं बल्कि हमास के ख़िलाफ़ उसके हमले जो हैं उनमें भी तेज़ी आ रही है। मशरिक़ वस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इसराइल की जानिब से ईरान पे जवाबी हमले की जो मनसूबाबंदी की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये हमला अगर होगा तो किस नवीयत का होगा? कहीं ये तीसरी आलमी जंग का पेशमा साबित तो नहीं हो सकता? देखिए, ईरान को जो थ्रेट दी है इसराइल ने वो बड़ी वैलिड किस्म की है, टेंजिबल है और वाइबल भी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पिछले दिनों में देखें तो जो एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं जिसमें कि इस्माइल हानिया साहब की शहादत, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत और अभी जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप हमास की उसको जो शहीद किया गया इसराइल की जानिब से, तो उसके लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट जरूर पाया गया है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट पाए जाने की दो वजूहत हो सकती हैं। तो पहली वजह ये है कि इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप देखें, स्पेशली अमेरिकन को भी देखें, जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन्होंने उस तरह से खातिर ख्वाह इसराइल का या नेतन्याहू का साथ नहीं दिया है। और सेकंड वजह जो आपका कंसर्न है और मेरा कंसर्न भी है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है, सो कॉल्ड इसराइल जो है वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और ईरान के मतलब भी बात की जाती है, लेकिन उसके पास हमारे पास कोई शवाहिद इसराइल की भी नहीं है और ना ईरान के हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं ऊपर अगर आप देखें तो लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और नीचे यमन की तरफ आते हुए तो पूरे शिया ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होंगे और इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो इसराइल के ऊपर जब भी अटैक होगा कि जिसके पास एडवांस मिलिट्री है और उसको यूएस की सपोर्ट भी हासिल है, तो एस्केलेशन लैडर पर कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो यूएई और जो सुन्नी ममालिक हैं वो में एक अजीब सी सिचुएशन इस वक्त है जो अनफोल्ड कर जो अगर हुई तो मैं समझता हूँ और जंगी सूरत के अंदर खासी खतरनाक साबित होगी। और उसमें अगर रशिया और चाइना अगर एक साइड पे होते हैं और अमेरिकन दूसरी साइड पे होते हैं तो एक जो है वो इस कदर चैलेंज है इस वक्त कि शायद इस तरह ना हो। और मजीद ये भी कि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि उसमें जब अब नॉर्मल कन्वेंशनल जंग भी अगर होती है तो उसमें किलिंग्स की जो तादाद है वो वर्ल्ड वॉर 2 को क्रॉस करेगी। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ों के अंदर देखते हुए इस वक्त तक तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक अपनी साख को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल एज डोमेस्टिक दुनिया के अमन के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि मिडल ईस्ट का फ्यूचर जो है उसको आप किस तरह से देखते रहे हैं? फ़लस्तीन और लिबनान पर हमले के बाद क्या इसराइल मजीद जो मुल्क हैं वहाँ पे उन पे भी हमले करेगा? देखिए, नेतन्याहू एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट, फाशिस्ट और एक उसका दिमागी तवाज़न मेरा ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि आप पिछले जितने जंग के दौरान देखें, जैसे उसने भी हालिया 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक किया है जब कुछ ड्रोन ने वहाँ पे तेल अवीव के अंदर उसने अटैक हुआ। लेबनान की जानिब उसके वो बिल्कुल मौजूद उसके ऊपर साबित होता है। मजीद ये कि नेतन्याहू जो है उसकी पोलिटिकल जो स्टैंडिंग है वो भी बेहतर नहीं है और दिसंबर 2022 में वो पावर में आया था, लेकिन वो डॉलरम का शिकार था और उसकी कमांड या उसकी रेट उस तरह से स्टैब्लिश नहीं थी। तो हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर देखें तो इसराइल ने हमेशा जो एक्सपेंड किया है या एग्जिस्ट किया है वो जंग के जरिए किया है। और जंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें कहा जाता है कि जंग जो है बेसिकली पॉलिटिकल मोटिव्स का एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तो ये नेतन्याहू उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जंग जब भी होती है तो अगर आपके राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स अगर मुत्तहिद ना भी हों तो जो स्टेट की खातिर वो मुत्तहिद हो जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर नेतन्याहू जो है वो अपनी तमाम इस तरह की जो उसने हरकतें की हैं, इंसानियत की अलमिया उसने क्रिएट किया है गाजा में, स्पेशली उनको दरगुजर किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ICJ की रूलिंग के हिसाब से तो उसको अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वही ने बैठ के उसने अटैक का जो है हुक्म भी दिया था। जी मिनाज साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान दुनिया में अकलौती मुस्लिम एटॉमिक पावर है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान पे हमला करता है इसराइल या किसी और इस्लामी मुल्क पे करता है UAE वगैरह पे, तो पाकिस्तान इसमें अपना कोई किरदार अदा करेगा या पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा?
देखिए, फॉरेन ऑफिस जो है वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकता, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जब अगर खुदा न खास्ता अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो तमाम ऑप्शन उसके पास होंगे, लेकिन वेपन्स ऑफ पीस कहते हैं इसको, न्यूक्लियर वेपन्स को, क्योंकि डिटर करता है किसी भी एग्रेशन को। अगर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह कर अटैक नहीं होता फिजिकली, तो मैं नहीं समझता कि पराई जंग में हम कूदेंगे। ऑलरेडी हम लोग वॉर ऑन टेरर और अफगानिस्तान की वॉर के सिलसिले में अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं। हमारी 65% ऑफ द यूथ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक हुआ या हमारी बाउंड्रीज की जो डिसरिस्पेक्ट हुई, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी आप जानते हैं कि बैटल हार्डन है और उसको एक एक इंच को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वक्त तैयार है। लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो मिलिट्री क़यादत है वो मिलकर सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। हम किसी से कोई कमजोर नहीं है। हमारा अगर पर कुछ हुआ तो फिर तमाम ऑप्शंस ओपन होंगी। लेकिन अभी ईरान के ऊपर अटैक होने की सूरत में कन्वेंशनली तो हम जरूर डिफेंड करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को प्ले शायद नहीं करेंगे। जी मिनाज साहब, ये फरमाइएगा कि जो बाइडन ने भी अब ये कहा है कि गजा पे जंग बंदी जो खासी मुश्किल है, उन्होंने इसको इंतहाई मुश्किल करार दे दिया, तो आप क्या समझते हैं जब अमेरिका भी अपनी इस तरह से बेबसी दिखा रहा है तो फिर इसराइल को कैसे रोका जाए ईरान पे हमला करने से? देखिए, 30-40% जो यूएस की इकोनॉमी है वो न्यूकॉन्स के शहीद करने का वो वक्त है कि जब अमेरिकन जा रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, तो वहाँ पे जो बाइडन है या ट्रम्प जो है, रिपब्लिकन्स या जो आपके डेमोक्रेट्स हैं, वो इस वक्त वहाँ वोट विन करने के लिए खामोशी का सहारा लिए हुए हैं। अगर वो खुल के सामने आते हैं तो उनकी वोट्स गिरते हैं। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल जिमिक्स इसका जरूर चल रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि गुरिल्ला वॉरफेयर इन टेंजिबल टर्म्स अगर देखें तो पूरा साल 7 अक्टूबर से लेके आज 20-21 अक्टूबर जो हो गई है 2024 की, तो एक साल के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर दोनों डिस्ट्रक्शन गजा में बेतहाशा की हुई है। 20% शायद ऑन ग्राउंड जो है वो बिल्डिंग साबित हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कि इसराइल की जानिब से ईरान पे जवाबी हमले की जो मनसूबाबंदी की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये हमला अगर होगा तो किस नवीयत का होगा? कहीं ये तीसरी आलमी जंग का पेशमा साबित तो नहीं हो सकता? देखिए, ईरान को जो थ्रेट दी है इसराइल ने वो बड़ी वैलिड किस्म की है, टेंजिबल है और वाइबल भी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पिछले दिनों में देखें तो जो एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं, जिसमें कि इस्माइल हानिया साहब की शहादत, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, और अभी जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप हमास की उसको जो शहीद किया गया इसराइल की जानिब से, तो उसके लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट जरूर पाया गया है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट पाए जाने की दो वजूहत हो सकती हैं। तो पहली वजह ये है कि इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप देखें, स्पेशली अमेरिकन को भी देखें, जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन्होंने उस तरह से खातिर ख्वाह इसराइल का या नेतन्याहू का साथ नहीं दिया है। और सेकंड वजह जो आपका कंसर्न है और मेरा कंसर्न भी है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है, सो कॉल्ड इसराइल जो है वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और ईरान के मतलब भी बात की जाती है, लेकिन उसके पास हमारे पास कोई शवाहिद इसराइल की भी नहीं है और ना ईरान के हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों अफवाज हैं। ऊपर अगर आप देखें तो लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और नीचे यमन की तरफ आते हुए तो पूरे शिया ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होंगे और इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो